Hello students, in today's lecture on atoms for class 12, we shall have discussion on energy level diagrams for hydrogen atom. Also we shall discuss the de Broglie's explanation of Bohr's quantization condition and also some numerical problems. So first we start with the energy level diagram for hydrogen atom. What is energy level diagram? Already in previous lecture we discussed the various spectral series of hydrogen atom like Lyman, Warmer, Paschen, Brackett, Fund. इन सीरीज की बात हमने ऑलरेडी की थी. नाउ इन एनर्जी लेवल डायग्राम वी ड्रॉ वेरियस एनर्जी लेवल्स एज पर दियर एनर्जी. टोटल एनर्जी के अकॉर्डिंग ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट्स को लेवल करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इसे हम एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक डायग्राम होता है जिसमें एनर्जी ऑफ डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, किसी एटम की जो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं एनर्जी स्टेशनरी स्टेट्स, जो एटम की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं उनकी जो एनर्जी है वो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस के द्वारा, किसमें, एनर्जी लेवल डायग्राम में. और उनको किसके अकॉर्डिंग ड्रॉ किया जाता है? अकॉर्डिंग टू सम सुटेबल एनर्जी स्केल. एक सुटेबल एनर्जी स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया जाता है. तो एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ नहीं है कि ये पैरेलल लाइंस होती हैं, स्टेशनरी स्टेट्स होती हैं एटम की, जिनको उनके एनर्जी स्केल के अकॉर्डिंग, एनर्जी के अकॉर्डिंग जो है ड्रॉ किया जाता है. तो यहाँ पर हम एक एनर्जी लेवल डायग्राम हाइड्रोजन एटम के लिए ड्रॉ करेंगे. एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, ये एक वर्टिकल लाइन हमने यहाँ पर ली है. दिस इज वन वर्टिकल लाइन. और इस वर्टिकल लाइन पर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ टोटल एनर्जी. क्या ले रहा हूँ? टोटल एनर्जी. ये वर्टिकल एक्सिस पर टोटल एनर्जी हम ले लेते हैं. टोटल एनर्जी ई किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में टोटल एनर्जी ई की वैल्यू को हम टोटल इस पर वर्टिकल एक्सिस पर लेते हैं. तो उस केस में देखिए ये वर्टिकल जो एक्सिस मैंने ड्रॉ किया टोटल एनर्जी के लिए, ये टोटल एनर्जी देखिए, जब टोटल एनर्जी का आप फॉर्मूला जानते हैं ऑलरेडी, E इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर. ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर. और इससे जो टोटल एनर्जी की वैल्यू आती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, ये भी आप जानते हैं. इस फॉर्मूले को अच्छे से जानते हैं आप, ठीक है. तो इसी फॉर्मूले में यदि n की वैल्यू 1 हो तो उस केस में ये हम मान लेते हैं ये n की वैल्यू 1 को रिप्रेजेंट करता है. ये n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है? ग्राउंड स्टेट होता है, ये भी आप जानते हैं. n इज इक्वल टू 1 ये ग्राउंड स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट, ठीक है. n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट को बताता है. इसके बाद में ये n इज इक्वल टू 2 होता है. इसके बाद में n इज इक्वल टू 3 होता है, ठीक है. n इज इक्वल टू 3 होता है. उसके बाद में n इज इक्वल टू 4 होता है. ये n इज इक्वल टू 4 मान लेते हैं. n इज इक्वल टू 4. उसके बाद में n इज इक्वल टू 5. ये n इज इक्वल टू 5 होता है. उसके बाद में n इज इक्वल टू 6. ये n इज इक्वल टू 6 होता है, ठीक है. n इज इक्वल टू 6. इस तरीके से ये लेवल्स होते हैं. और ऊपर के जो लेवल्स हैं और ऊपर जाएंगे तो ये आपस में इस तरीके से ओवरलैप होंगे, और ऊपर वाले लेवल आपस में ओवरलैप होते हैं और एक क्लाउड बना लेते हैं. क्या बना लेते हैं? क्लाउड बना लेते हैं. इस तरीके से ये एनर्जी लेवल्स ऊपर वाले इस तरीके से क्लाउड बना लेते हैं. ये आयोनाइज्ड एटम का क्लाउड होता है. अनबाउंड एटम इनको हम कह सकते हैं. यहाँ पर ये जो क्लाउड बना है इस तरीके से आप कह सकते हैं मिक्स हो जाते हैं ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ओवरलैप हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? ओवरलैप हो जाते हैं. तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन है ये बेसिकली आपको अनबाउंड और आयोनाइज्ड, अनबाउंड कहें या फिर कहें आयोनाइज्ड. आयोनाइज्ड का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाएगा तो वो आयोनाइज हो जाएगा. अनबाउंड और आयोनाइज्ड एटम होते हैं, ठीक है. क्लियर. और यहाँ पर एनर्जी लगभग इनका क्या शुरू हो जाता है, जैसे यहाँ पर जहाँ से ये ओवरलैपिंग एकदम ये अनबाउंड एटम स्टार्ट हुए हैं, एनर्जी जीरो हो जाती है. क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है. ये n इज इक्वल टू 2 को आप जानते हैं, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है.
और n इज इक्वल टू 3 का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट होती है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ध्यान रखिएगा इस बात को कि n इज इक्वल टू 1 तो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट का मतलब n की वैल्यू 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू 2, सेकंड एक्साइटेड का मतलब n की वैल्यू 3 और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट। n इज इक्वल टू 4 का मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। n इज इक्वल टू 5 का मतलब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। इस तरीके से ये जितनी भी स्टेट्स हैं ये सब एक्साइटेड स्टेट्स हैं, ये सब क्या है, एक्साइटेड स्टेट्स हैं। अब यदि हमें ग्राउंड स्टेट की एनर्जी चाहिए तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, E इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 1 रखें इस फॉर्मूले में तो नीचे 1 हो जाएगा और -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये जो एनर्जी आएगी ग्राउंड स्टेट की वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। यूनिट हमने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है, ये हमने वर्टिकल एक्सिस पर टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ली है -13.6। n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी 4, और 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा -3.4, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। n इज इक्वल टू 3 के लिए निकालना है टोटल एनर्जी तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 13.6 अपॉन 9 और ये वैल्यू आएगी -1.51, नेगेटिव तो है ही सभी के लिए। n इज इक्वल टू 4 रखोगे तो 16 हो जाएगा और 16 रखने से ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगा 0.85। तो आप देख सकते हैं एनर्जी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, बढ़ती चले जा रही है। एनर्जी जो है कंटिन्यूसली क्या होती चले जा रही है, बढ़ती चले जा रही है। एनर्जी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। लोएस्ट ये जो एनर्जी है आउटर ऑर्बिट में प्रोग्रेसिवली लार्ज है, प्रोग्रेसिवली लार्ज है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो स्पेसिंग है, जो इनके बीच का गैप है, आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है। जो गैप है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एनर्जी इज प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग इन आउटर ऑर्बिट्स, इनको हम आउटर ऑर्बिट्स कहते हैं। जैसे जैसे हम आउटर ऑर्बिट में जाते हैं एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सबसे कम एनर्जी जो है ग्राउंड स्टेट में है, माइनस माइनस साइन है ना, इसलिए सबसे कम कहा जाएगा ये। उसके बाद में यदि हम बात करें गैप की, तो जो गैप है, जो गैप है वो गैप देखिए, गैप ये यहाँ पर देखें ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गैप सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद में ये गैप भी कम होता हुआ चला जा रहा है, गैप भी क्या हो रहा है, कम होता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। तो गैप भी कम हो रहा है यहाँ पर। तो यदि हम बात करें एनर्जी लेवल डायग्राम की, तो एनर्जी लेवल डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया है इसमें क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि एनर्जी तो इंक्रीज हो रही है, एनर्जी इज प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग फॉर आउटर ऑर्बिट। तो जो कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं, एनर्जी 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 इज प्रोग्रेसिवली प्रोग्रेसिवली यानी कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिवली लार्जर और इंक्रीजिंग, लार्ज होती चली जा रही है इन द आउटर ऑर्बिट्स। आउटर ऑर्बिट्स में प्रोग्रेसिवली एनर्जी जो है लार्ज है, ये हमें इससे पता चल रहा है। एंड स्पेसिंग बिटवीन एनर्जी लेवल्स इज डिक्रीजिंग, जो स्पेस है एनर्जी लेवल्स के बीच का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एनर्जी लेवल्स के बीच का स्पेस डिक्रीज हो रहा है। स्पेस का डिक्रीज होना और एनर्जी का बढ़ना, ठीक है, एनर्जी का बढ़ना ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है किससे, एनर्जी लेवल डायग्राम से, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम जिसमें कि पैरेलल लाइंस होती हैं, क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। ये पैरेलल लाइंस जो इस तरीके से एनर्जी के अकॉर्डिंग ड्रॉ की गई हैं, इसे कहते हैं हम एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या कहते हैं इसे, एनर्जी लेवल डायग्राम। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो आप जानते हैं ये लाइमन सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा, किसको करेगा, लाइमन सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। ये ब्रैकेट सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा, आप जानते हैं, ठीक है, ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करेगा। और बामर को रिप्रेजेंट करेगा, ये वेरी सॉरी, बामर को, लाइमन के बाद में बामर आता है। n इज इक्वल टू 2 के लिए बामर सीरीज आती है, n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या आती है, बामर सीरीज आती है। तो ये बामर सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, बामर 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 और ये पाशन को, और ये है ब्रैकेट, क्या है ये, ब्रैकेट, और इसके बाद में फंड,
ठीक है, ये भी आप जानते होंगे। भाई लाइमन के लिए जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अपनी एक्साइटेड स्टेट से किस में आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। n इज इक्वल टू 2 या हायर एक्साइटेड स्टेट से, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या हायर एक्साइटेड स्टेट से यदि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो लाइमन सीरीज होगा, और यदि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है हायर एक्साइटेड स्टेट से तो बामर, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है तो पास्टन, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है तो ब्रैकेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है तो फंड सीरीज वहां पर प्रोड्यूस होगी। तो ये है एनर्जी लेवल डायग्राम। ध्यान रखिएगा, एनर्जी इज प्रोग्रेसिवली लार्जर इन द आउटर ऑर्बिट, और लिख सकते हैं कि गैप्स यानी स्पेसिंग between levels is decreasing on moving towards outer orbits। जो स्पेसिंग है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये बातें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये था एनर्जी लेवल डायग्राम जो हाइड्रोजन एटम के लिए हमने ड्रॉ किया। अब हम एक बात करेंगे, लाइन स्पेक्ट्रा ओरिजिनेट एंड ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स। डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो एक लाइन स्पेक्ट्रा बनता है, उसको हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। देखिए, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले एनर्जी लेवल अभी डायग्राम बनाया था, उस एनर्जी लेवल डायग्राम को यदि मैं दोबारा से बनाऊं, एनर्जी लेवल डायग्राम में ये हमने एक्सिस लिया था इस तरीके से। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ग्राउंड स्टेट को। मान लीजिए ये ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राउंड स्टेट को। n इज इक्वल टू 1 है ये। ठीक है, और ऐसे ही ये मान लेता हूँ कि n इज इक्वल टू 2 है। ये कौन सी है, n इज इक्वल टू 2 है। n इज इक्वल टू 2 यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और उसके बाद में ये हो गई आपकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 3, और ये हो गई आपकी फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 4। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट हो गई। गैप लेवल्स के बीच में ये जो गैप है कम होता चला जाता है, ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट हो गई। ठीक है, यानी ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट हुई। ऐसे ही आप बनाए, और इससे अगली वाली तो ये हो गई आपकी n इज इक्वल टू 6 यानी फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट हो गई, और ये n इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। इससे अगले वाली ये n इज इक्वल टू 7 यानी सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। इसी तरीके से यदि आप जाएं, इसी तरीके से यदि जाते जाएं इसी तरीके से, तो यहाँ पर जो ये लेवल्स हैं और क्लोज आ जाएंगे, और क्लोज आ जाएंगे। यहाँ क्लाउड बन जाएगा, अनबाउंड एटम्स होंगे यहाँ पर, और ये इस तरीके से n इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा, और n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर एनर्जी 0 होता है। ये भी हमने जाना था। और n इज इक्वल टू 1 के लिए कितना था, -13.6। इधर मैं एनर्जी ले रहा हूँ, एनर्जी किस में ले रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इधर ये क्या आया था, एनर्जी -3.4 आया था, और ये आया था आपका -1.5। कितना आया था, -1.51 कह सकते हो आप। और इसके लिए आया था 0.85, 0.85, ये 0.85 है, 0.85, 0.85, ये है -0.85। ठीक है, और इसके बाद में ये जो है इसकी एनर्जी आप और कुछ लिख सकते हैं। 0.85 के बाद में हमारे पास आएगा 0.54। इसी तरीके से इसकी एनर्जी 0 हो गई। तो यदि इलेक्ट्रॉन अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, या सेकंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, या थर्ड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, या फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, यानी या फिर फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, या फिर सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, यदि इस तरीके से आता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फर्स्ट या हायर एक्साइटेड स्टेट से यदि ग्राउंड स्टेट में जंप करता है इलेक्ट्रॉन,
तो उस समय जो रेडिएशन एमिट होगा, वो अल्ट्रावायलेट होगा। कैसा होगा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगा। और ये जो सीरीज आपको मिलेगी यहाँ पर लाइमन सीरीज होगी। कौन सी सीरीज होगी? लाइमन सीरीज होगी। वैसे ही यदि बामर की बात करें तो बामर में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, आप जानते हैं इस जगह आता है, n=2 में आता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। उससे हायर स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है इस तरीके से। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यदि इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी सीरीज? ये बामर सीरीज हो जाएगी। ठीक है, ये स्पेक्ट्रल सीरीज हमें मिल रही है। ये पहले लाइमन मिली थी, अब बामर मिली है। और इसमें जो रेडिएशन एमिट होगा ये विजिबल होगा। कैसा होगा? विजिबल। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस तरीके से यदि आ रहा है, यानी n=3 में, यानी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में यदि आ रहा है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में यदि इलेक्ट्रॉन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट या उससे ऊपर वाली स्टेट से यदि आ रहा है तो ये पाशन सीरीज होगी। कौन सी सीरीज होगी? पाशन। और यहाँ पर जो रेडिएशन एमिट होगा ये IR होगा, इंफ्रारेड। ठीक है। ऐसे ही यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, यहाँ पर मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट में आता है, तो ये हो जाएगी आपकी ब्रैकेट। कौन सी हो जाएगी? ब्रैकेट। और इसी प्रकार से यदि इलेक्ट्रॉन, इसको मैं थोड़ा सा और आगे इस तरीके से डॉटेड को कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है इस तरीके से, यानी फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में आता है इलेक्ट्रॉन, तो ये फंड सीरीज होगी। कौन सी होगी? फंड सीरीज होगी। और आप जानते हैं फंड सीरीज से जो रेडिएशन निकलेगा ये भी IR होगा। और जो ब्रैकेट सीरीज के केस में रेडिएशन निकलेगा ये भी IR होगा। ठीक है, इसमें भी IR, इसमें भी IR, इसमें भी IR, पाशन, ब्रैकेट, फंड, इनमें तीनों में IR। और इसमें विजिबल होता है बामर सीरीज के केस में, और इस केस में UV होता है। ये बात आप जानते हैं। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। चलिए, ये एक हमने लाइन स्पेक्ट्रा बना दिया, ओरिजिनेट एंड ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। यदि हम ऑर्बिट की शेप में बनाएं तो देखिए ये है आपका न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये पहला ऑर्बिट में बना लेता हूँ। ये फर्स्ट ऑर्बिट है। ठीक है, जिसको आप ग्राउंड स्टेट कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्राउंड स्टेट। और इस ग्राउंड स्टेट के चारों तरफ ये मान लीजिए मैंने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बना लिया है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, उसके बाद में ये बना लिया मैंने सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट बना लिया। ठीक है, और ये बना लिया मैंने थर्ड एक्साइटेड स्टेट। कौन सा? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इस तरीके से थर्ड एक्साइटेड स्टेट बना लिया। ये मैंने फोर्थ बना लिया, मान लीजिए ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है। ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, यदि हायर स्टेट से इसमें आ रहा है ग्राउंड स्टेट में, ये n=1, n=2, n=3, n=4 और ये n=5 है। ठीक है, एक और बना लो इस तरीके से। ये लीजिए, स्पेसिंग कम होता चला जाएगा, आप कंपास की हेल्प से बनाएं, स्पेसिंग कम होता हुआ जाएगा। उसके बाद में जो लेवल्स आएंगे वो आउटर एनर्जी लेवल्स होंगे। ठीक है, आउटर एनर्जी लेवल्स होंगे। ये आउटर एनर्जी लेवल्स हैं जो आपस में ओवरलैप भी करेंगे। ये आउटर एनर्जी लेवल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, तो यहाँ पर अनबाउंड एटम्स पाए जाते हैं। n=infinity है इनके लिए। तो देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट या हायर से, मैं फिर कह रहा हूँ फर्स्ट या हायर से यदि ग्राउंड स्टेट में आता है तो ये कहलाएगी लाइमन सीरीज। कौन सी? लाइमन। ये है ग्राउंड। और यदि सेकंड या उससे ऊपर वाली एक्साइटेड स्टेट से यदि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आता है तो वो कहलाएगा बामर। क्या कहलाएगा? बामर। ठीक है,
और यदि इलेक्ट्रॉन इसकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट में आता है, ठीक है, किससे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आया तो वामर, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आता है थर्ड या उससे ऊपर वाली से, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आता है तो वो हो जाएगी पाशन। ये कौन सी हो जाएगी, पाशन। और ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में जो है इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कौन सी एक्साइटेड स्टेट में, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। यदि थर्ड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आता है फोर्थ या हायर से, तो उस केस में देखो n=1 के लिए लाइमन, n=2 के लिए हो गया क्या, बामर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में n=3 है, तो ये हो गया पाशन। और n=4 में थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ये हो गया ब्रैकेट। ये ब्रैकेट सीरीज में b से लिख देता हूँ। और यहाँ पर यदि देखें तो इस तरीके से यदि इलेक्ट्रॉन आता है तो ये फंड सीरीज होगी। कौन सी सीरीज होगी, ये फंड सीरीज होगी। और ये ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट सीरीज होगी, बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट सीरीज होगी। आप जानते हैं ये जो है इस स्पेक्ट्रा को हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से भी इसे ड्रॉ किया जा सकता है एटम के रूप में। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ऑर्बिट्स हैं, इस तरीके से भी इसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लाइन स्पेक्ट्रा है जो कि ओरिजिनेट होता है इन ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स, इन ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल ये स्पेक्ट्रा ओरिजिनेट होता है। तो ये एक बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो बात करेंगे अब हम नेक्स्ट, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, और एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, एक्साइटेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन of atom to jump from ground state to any of the excited state। यानी यदि कोई इलेक्ट्रॉन, यदि ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ग्राउंड स्टेट है। ये कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, और ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। तो ये ग्राउंड स्टेट है, n=1, n=2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n=3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से, है ना, किसी एटम, ये कोई एटम का इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ग्राउंड स्टेट से या तो यहाँ जाना चाहे या फिर यहाँ से यहाँ जाना चाहे या अपर हायर स्टेट्स में जाना चाहे, तो ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसको जो एनर्जी की जरूरत होती है ग्राउंड स्टेट से, यानी n=1 to n=2 3 4 किसी में भी जाना चाहे, ठीक है, किसी में भी जाना चाहे, तो ये इस समय जो एनर्जी की जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन को, उसे हम एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं उस एनर्जी को, एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन गया, मान लीजिए n=1 to n=2 गया, तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, n=1 से n=2 जाता है इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में एक्साइटेशन एनर्जी जो होगी, एक्साइटेशन एनर्जी इस केस में जो होगी वो क्या होगी, E n=2 में और E n=1 में, ठीक है। तो E n=2 किससे निकालेंगे E का वैल्यू, इससे निकालेंगे, -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये टोटल एनर्जी होता है। तो n=2 रखो, 4 आएगा, और 4 आने से ये आ जाएगा 3.1, कितना आ जाएगा, 3.4 आ जाएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। माइनस n=1 रखोगे तो -13.6 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस है 3.4, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक्साइटेशन एनर्जी आएगी। तो एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी और हायर एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से
किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसे हम एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 यानी ग्राउंड स्टेट से n इज इक्वल टू 2 यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना चाहता है, तो उस समय जो एक्साइटेशन एनर्जी होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए टोटल एनर्जी माइनस ग्राउंड स्टेट में रहने पर जो एनर्जी है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको एक्साइटेशन एनर्जी दे देगा। और ये टोटल एनर्जी n इज इक्वल टू 2 में निकालनी है तो इस फॉर्मूले में n इज इक्वल टू 2 रख दो, n इज इक्वल टू 1 में निकालनी है तो n इज इक्वल टू 1 रख दो। अब देखिए आगे है आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसे ही है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक यानी एकदम बाहर भेजने के लिए किसको? इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम, एटम से बाहर भेजने के लिए। कहां से? ग्राउंड स्टेट से। ग्राउंड स्टेट से आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी n इज इक्वल टू इन्फिनिटी में भेजने के लिए, तभी तो बाहर जाएगा। तो जब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी में चला जाएगा, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू इन्फिनिटी में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो उस समय जो एनर्जी की जरूरत होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। n इज इक्वल टू 1 यानी ग्राउंड स्टेट से n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये ग्राउंड स्टेट हो गई, ग्राउंड स्टेट हो गई। और ये हो गई आपकी आउटर स्टेट। ये कौन सी हो गई? आउटर स्टेट हो गई, ठीक है, जहां आयोनाइजेशन एटम की हम बात करते हैं। तो ग्राउंड स्टेट से एकदम n इज इक्वल टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट कहोगे आप इसको, आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गई है। तो ग्राउंड स्टेट से आउटर मोस्ट स्टेट में जाने के लिए n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू इन्फिनिटी में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को जिस एनर्जी की जरूरत होगी उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इसे आयोनाइजेशन क्यों कहेंगे? वहां भी तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जा रहा था, लेकिन इन्फिनिटी में नहीं जा रहा था, इन्फिनिटी में नहीं जा रहा था, ठीक है। बट n इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। n 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं है, ठीक है। तो उस केस में जब n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी में जाता है इलेक्ट्रॉन, तो उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब आयोनाइजेशन क्यों कहा? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एटम को छोड़ करके, एटम को यदि इलेक्ट्रॉन छोड़ करके चला जाएगा तो एटम में केवल क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा, और उस केस में ये आयोनाइज्ड कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? आयोनाइज्ड कहलाएगा। तो ये कोई एटम है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ग्राउंड स्टेट है, और इस ग्राउंड स्टेट से यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहता है, कहाँ पर? n इज इक्वल टू इन्फिनिटी में, तो इस समय जो एनर्जी की जरूरत होगी इस इलेक्ट्रॉन को, वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। और इस केस में इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ करके जब चला जाएगा तो उस केस में ये आयोनाइज्ड कहलाएगा। एटम कैसा कहलाएगा? आयोनाइज्ड कहलाएगा, ठीक है, इसलिए इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट टर्म देखिए। अब देखिए जरा, इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी कितनी? आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है आपको, तो कितनी आएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर E n इज इक्वल टू इन्फिनिटी में माइनस E n इज इक्वल टू 1 में। अब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी में कितनी हो गई? n इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखो तो जीरो हो जाएगी ना, जीरो हो गई। n इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखते ही क्या हो गया? जीरो हो गया। माइनस n इज इक्वल टू 1 रखोगे, n इज इक्वल टू 1 तो माइनस 13.6, और एक माइनस ऑलरेडी है, तो कितनी आ गई? ये वैल्यू आ गई प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसकी क्या हो गई? आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई, ठीक है। चलिए एक्साइटेशन पोटेंशियल की बात करेंगे कि एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है। It is that accelerating potential which gives to a bombarding electron sufficient energy to excite the target atom by raising one of its electron from inner to outer orbit। यानी ये है एटम आपका, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो है इसका क्या है? इनर मोस्ट ऑर्बिट है, और इसके बाद में ये आउटर ऑर्बिट्स हैं, ये आउटर ऑर्बिट्स हैं, ये आउटर ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। ये जो है n इज इक्वल टू 1 यानी ग्राउंड स्टेट है। तो किसी इलेक्ट्रॉन को इतना वो एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट करने के लिए जरूरत होती है, जब उस इलेक्ट्रॉन को इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में भेजना हो, इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए जितने पोटेंशियल की जरूरत होती है उसे हम एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल कहते हैं। समझिए बात को। एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल इज द पोटेंशियल
एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल क्या हुआ? जिस पोटेंशियल की जरूरत इलेक्ट्रॉन को इनर से आउटर ऑर्बिट में भेजने के लिए जरूरत होती है, तो यही एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल क्या कहलाएगा? एक्साइटेशन पोटेंशियल कहलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा बाहर के एनर्जी लेवल में जाने के लिए। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल इज नथिंग बट एन एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल which will be required to an electron to send it from inner orbit to outer orbit। किसी इलेक्ट्रॉन को इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में भेजने के लिए जितने पोटेंशियल की इलेक्ट्रॉन को जरूरत होती है, उस इलेक्ट्रॉन के उस एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल को एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं। अब एक्साइटेशन पोटेंशियल के केस में, जैसे एक्साइटेशन पोटेंशियल के केस में मान लीजिए मुझे n=1 से n=2 में एक्साइट करना है इलेक्ट्रॉन को, तो कितना एक्साइटेशन पोटेंशियल चाहिए? अब एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना चाहिएगा? n=1 में जो एनर्जी है वो कितनी है? n=1 में देखें तो -13.6 है, और n=2 में कितनी है? -3.4 है। तो एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल जो आए, वो एक्साइटेशन पोटेंशियल जो आएगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल वो क्या होगा? आउटर एनर्जी लेवल में जो एनर्जी है ये पोटेंशियल इतना माइनस, और इनर ऑर्बिट में कितना है? इतना है। तो ये प्लस हो गया है, माइनस है, ये कितना आ जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इतना एक्साइटेशन पोटेंशियल चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को उसके इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में भेजने के लिए। इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में भेजने के लिए इतना पोटेंशियल चाहिए, है या नहीं? अब ऐसे ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह बाहर करना है। किससे? एटम से। एटम से इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह बाहर करना है। तो किसी इलेक्ट्रॉन को एटम से कंप्लीटली बाहर भेजने के लिए, कहाँ से? इनर ऑर्बिट से एटम को कंप्लीटली बाहर भेजने के लिए, कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम भेजने के लिए इलेक्ट्रॉन को, जैसे ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इसकी है ग्राउंड स्टेट। अब ये है n=infinity, यानी एटम n=infinity है ये। तो n=1 से n=infinity में, n=1 से n=infinity में भेजने के लिए इलेक्ट्रॉन को जिस एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन को इनर मोस्ट ऑर्बिट से या किसी और इनर ऑर्बिट से एकदम एटम के बाहर भेजने के लिए, एटम के बाहर भेजने के लिए किसको? इलेक्ट्रॉन्स को उसके इनर ऑर्बिट से एटम के एकदम बाहर, यानी n=infinity में भेजने के लिए जिस पोटेंशियल की जरूरत होती है, जिस एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल की जरूरत होती है, उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। आयोनाइजेशन इसलिए कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह बाहर चला जा रहा है, तो एटम आयोनाइज हो जाएगा, इसलिए वो आयोनाइज्ड पोटेंशियल। अब जब हम n=infinity की बात करते हैं तो एनर्जी 0 आता है, और n=1 के लिए एनर्जी आता है -13.6। ठीक है? यानी तो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल आएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसके बराबर होगा? ये होगा 0, हायर जो लेवल है उसका, आउटर लेवल का एनर्जी, माइनस और इनर मोस्ट ऑर्बिट का एनर्जी, तो ये इतना। ठीक है? तो कितना आयोनाइजेशन पोटेंशियल आ गया? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल आया। तो आयोनाइजेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को एकदम एटम से बाहर भेजना है, और क्या नाम से ये एक्साइटेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में भेजना है, लेकिन एटम के बाहर नहीं भेजना है। एक्साइटेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को इनर से आउटर में भेजना है, लेकिन एटम से बाहर नहीं। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रॉन का वो पोटेंशियल जो कि उसको जरूरत है इनर ऑर्बिट से एकदम एटम के बाहर भेजने के लिए, वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। ठीक है? तो ये एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात हो गई। अब एक लास्ट इसमें हम डिस्कशन करेंगे अभी, डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। आप जानते हैं बोर ने सेकंड पोस्टुलेट दिया था जिसमें यह कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए उनका एंगुलर मोमेंटम mvr h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये बात कही थी। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो है न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है? और इससे r डिस्टेंस पर, r रेडियस का एक ये मैं बना देता हूं ऑर्बिट है। ये क्या है? ऑर्बिट है। r रेडियस का इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ऑर्बिट है। ठीक है? r रेडियस का है। किस रेडियस का है? r रेडियस का है। ये r रेडियस का एक ऑर्बिट है।
न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, अब इस आर रेडियस के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इसको देखिए, इसको समझने के लिए जो स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन होगा, यदि मैं स्टैंडिंग वेव बनाऊं इलेक्ट्रॉन की यदि स्टैंडिंग वेव बनाता हूं, यदि मैं इलेक्ट्रॉन की स्टैंडिंग वेव बनाता हूं तो इस तरीके से मैं बना सकता हूं। इस तरीके से स्टैंडिंग वेव बना रहा हूं मैं, इस तरीके से बनाऊंगा। स्टैंडिंग वेव इस तरीके से बनेंगी, ठीक है या नहीं? ठीक है, इस तरीके से बनेंगे स्टैंडिंग वेव, इस तरीके से बनेंगे स्टैंडिंग वेव, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये एक वेवलेंथ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? वेवलेंथ के बराबर होगा। एक वेवलेंथ, ये दो वेवलेंथ, ये तीन वेवलेंथ, ये चार वेवलेंथ, ये पांच वेवलेंथ, है या नहीं? कितनी वेवलेंथ हो गई? 5। भाई यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल होगा ना, ये वेवलेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेवलेंथ लैम्डा हो गया। क्या हो गया? वेवलेंथ हो गया लैम्डा। तो इस सर्कुलर ऑर्बिट के लिए देखिए, नील्स बोर नाम के जो साइंटिस्ट थे, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। मैं आपको बताऊं, वोर कुड नॉट एक्सप्लेन, जो मैं लिख रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे? दैट 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 why only certain orbits or energy levels were allowed for orbiting, घूमने के लिए। ठीक है, for orbiting the electrons around the nucleus around the nucleus of एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन केवल सर्टेन ऑर्बिट में ही क्यों चक्कर लगाते हैं, बोर इसका जवाब नहीं दे पाए थे। लेकिन डी ब्रॉगली ने इसको एक्सप्लेन कर दिया। हाउएवर डी ब्रॉगली एक्सप्लेन्ड इट। डी ब्रॉगली ने इसको एक्सप्लेन कर दिया। कैसे एक्सप्लेन कर दिया? डी ब्रॉगली ने कहा कि दैट इलेक्ट्रॉन्स will orbit in those orbit। डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में चक्कर लगाएंगे या एनर्जी लेवल्स में चक्कर लगाएंगे, उन ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स में चक्कर लगाएंगे जिनमें जो सरकमफ्रेंस है ऑर्बिट की, वो लैम्डा यानी वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जहां पर सरकमफ्रेंस वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। किसके अकॉर्डिंग? डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है? वेव नेचर होता है। तो डी ब्रॉगली ने वेव नेचर कंसीडर करते हुए कहा कि जो ये स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन हो रहा है, ये स्टैंडिंग वेव जो है इंटीग्रल नंबर में फॉर्म होंगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 और 5, यानी यहाँ पर 5 लेमडा है। 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 2 पाई आर इज इक्वल टू 5 लेमडा आ रहा है यहाँ पर। तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किसके अकॉर्डिंग? डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग। डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स केवल उस ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे जिन ऑर्बिट्स के लिए उन ऑर्बिट्स का सरकमफ्रेंस वेवलेंथ लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, ये बात किसने बताई? डी ब्रॉगली ने बताई। इस बात को नील्स बोर नहीं कह पाए थे। नील्स बोर ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। इसका उन्होंने प्रूफ भी दिया। देखिए कैसे दिया कि जो वोर्स सेकंड पोस्टुलेट है वो क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू वोर्स सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है वोर का? सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि एमबीआर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, ये कहता है या नहीं? अब यहां से मैं निकाल लूं, 2 पाई को इधर ले जाऊं तो 2 पाई आर और एम बी को इधर ले आऊं तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है या नहीं?
अब ये h अपॉन एम बी जो है, h अपॉन एम बी, ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग h पर डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या कहता है? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहता है कि h अपॉन एम बी जो है वो लेमडा डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बराबर होता है। देयरफॉर 2 पाई आर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर बराबर हो जाएगा n और h अपॉन एम बी की जगह लेमडा, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज circumference of the orbit of electron, circumference of the orbit of electron is equal to the integral multiple of the de Broglie wavelength of इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है? मूविंग इन द ऑर्बिट, जो कि ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ये प्रूव हो गया यहाँ से, है या नहीं? तो उन्होंने क्या किया, ये देखिए, ये बोर पोस्टुलेट को लेकर के चले और बोर पोस्टुलेट से उन्होंने अपनी कंडीशन डिराइव कर दी। तो इससे ये प्रूव हो गया, डी ब्रॉगली ने यह कहा था कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जिसके लिए उसका सर्कमफ्रेंस वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो इस तरीके से डी ब्रॉगली ने जो है नील्स बोर की सेकंड पोस्टुलेट को एक्सप्लेन किया। अब ये जो वेव यहाँ पर बन रही है इस तरीके से, ये स्टैंडिंग वेव है और ये जो वेव का फॉर्मेशन है वो इंटीग्रल नंबर में हो रहा है, यानी वेवलेंथ इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका? लेमडा का। वो सॉरी एन लेमडा जो वेवलेंथ है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो बोर जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि क्यों कोई इलेक्ट्रॉन जो है कुछ ही ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, और जबकि डी ब्रॉगली इसको एक्सप्लेन कर पाए थे। डी ब्रॉगली ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। डी ब्रॉगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगा सकते हैं जिनके लिए उनका सर्कमफ्रेंस वेवलेंथ लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और जब वेवलेंथ लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इसको प्रूव करके भी उन्होंने बताया। प्रूव कैसे किया बेटा? एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये बोर की सेकंड पोस्टुलेट है। इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 पाई को इधर ले आए और एम बी को इधर ले गए, तो ये लिख दिया। और यहाँ h अपॉन एम बी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या है? वेवलेंथ है। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या आ गया? एन लेमडा। तो इससे ये प्रूव हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं केवल उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे जिन ऑर्बिट्स के लिए उनका जो सरकमफ्रेंस है वो वेवलेंथ लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो इस तरीके से डी ब्रॉगली ने बोर की सेकंड पोस्टुलेट को एक्सप्लेन किया। सेकंड पोस्टुलेट जो क्वांटाइजेशन के ऊपर था। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारी बातें यहाँ पर समझ में आई होंगी। तो ये था डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, इससे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।